हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जो ये पेट एग्जाम 2023 का होने वाला है, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। हम सबसे पहले यहाँ पर भारतीय इतिहास में बात करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, प्राचीन भारत के क्वेश्चन की, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन है, उनकी सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हड़प्पा का एक हिस्सा है लोथल, इसकी खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यश आर राव ने इसकी खोज की थी। यश आर राव ने। हम यहाँ पर जो है सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो सके। हड़प्पा सभ्यता का जो हिस्सा लोथल है, इसकी खोज की गई थी यश आर राव के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज यश आर राव ने वर्ष 1955 से लेकर जो है 62 में की थी। 1955 से 1962 के बीच में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यहाँ पर कुछ नगर दिए हुए हैं, जो बताना है इनमें से कौन सा नगर जो है हड़प्पा काल में 3 भागों में विभाजित था। वो था धौलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा नगर जो था ये 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है, किसे? धौलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। एकदम राइट स्टेटमेंट है। सिंधु लोग जो थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। तो यही स्टेटमेंट है जो है करेक्ट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सैन्धवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि जो अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे हिंडन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। इसकी उत्पत्ति सिंध से हुई थी, इसलिए यूनानी लोग इसे हिंडन भी कहते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। क्या है? माउंट ऑफ द डेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ दी डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे, वो मिले थे कहाँ से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा कहाँ है? ये सुरकोटदा भी पूछ लिया जाता है कहाँ है। यह है गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले थे। सुप्तकोटदा, लोथल एवं कालीबंगन से घोड़े की जो है मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ और जबड़े इत्यादि मिले थे। हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? जो कि वैदिक संस्कृति से बनने वाले क्वेश्चंस की। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद जो है ये योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है, बाकी यहाँ पर ये सभी उपवेद हैं। ये नहीं वाले वर्ड को है जो ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उपवेद मुख्यतः 4 हैं। उपवेद जो है तो मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और कौन है? शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद भी जिसे कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद
इससे ये नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र देवता है किसकी? ये वर्षा व चक्रवात के देवता है। कौन? इंद्र। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन है? इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात क्या कहा जाता है? अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया है और उन्हें विजय दिलाई है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है, इंद्र को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य में जो है निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य में जो है तो वो सम्मिलित नहीं किया जाता है किसे? तुलसी को। पंचगव्य में तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ है पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसी औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें हुआ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। क्या कहा गया है? सूदखोर जो होता है, जो ब्याज लेने वाला होता है, उसे कहा गया है कुशी दिन। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। इसकी कौन से ब्राह्मण के मूल पाठ है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। कौन से? यजुर्वेद के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता हैं वाजसनेयी के पुत्र एकलव्य माने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को कहते हैं क्या? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी हैं। यजुर्वेद की शतपथ व तैत्तिरीय हैं। सामवेद की पंचविंश और अथर्ववेद जो है इसकी है गोपथ है। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद की बात हो रही है तो प्राचीनतम वेद यहाँ पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य तीन वेद जो है यजुर्वेद, अन्य तीन वेद है यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक सूक्त है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 तथा मंत्रों की संख्या जो है ये 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है तो किसको समर्पित है? ये समर्पित है सावित्री को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में निहित है कौन? क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सवित्र देवता या सूर्य देव को समर्पित है। ध्यातव्य है कि सवित्री की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। नेक्स्ट है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी जो है किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी पत्नी थी किसकी? भरत की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत की पत्नी थी मांडवी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति ये शत्रुघ्न की पत्नी थी। याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी ये लड़ी गई थी कितने? ये 18 दिनों तक लड़ी गई थी, 18 डेज तक लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। बात करेंगे बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? वो कौन सा है?
वो है बोध गया। बोध गया कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल सूची में जो है इसे शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। 2002 में इसे बोध गया को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ये जो है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। देखते हैं नेक्स्ट। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? तो इन्हें जाना गया था किसमें? बुद्ध के रूप में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म की अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ये किया था कहाँ से? श्री महाबोधि मंदिर से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से? महाबोधि मंदिर समूह से किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान का जो है प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने ऋषिपत्तन या सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण जो है महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। अब ये जो है आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। नेक्स्ट है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपतन या सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। जहाँ पर सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। परिनिर्वाण प्राप्त किया था कहां पर? ये कुशीनगर में। अगला, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, वाराणसी भी हो सकता, सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। देखते हैं नेक्स्ट है बुद्ध ने देश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपनी मत की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखी थी कहाँ पर? सारनाथ में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। यह उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने ये दिया था कहाँ पर? ये सारनाथ में दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन से त्रिपिटक में से जो त्रिपिटकों में से नहीं है? इसमें जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, इनमें से कौन शामिल नहीं है इसमें? ये यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपशाखा पिटक जो है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये इनके जो है 3 त्रिपिटक या 3 फोल्ड हैं किसके? बौद्ध ग्रंथों के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा कौन सी है? पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म से संबंध था इनका। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। रचना किसकी थी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। इसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। कौन? नागार्जुन, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये माना जाता है किसको? वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी प्रांत की राजधानी थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उनका नाम था जीवक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अब बात करेंगे किसकी? जैन धर्म, जो कि जैन धर्म महावीर स्वामी की, उनकी जीवन एवं शिक्षाओं की। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग जो है यहाँ पर पहले जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानते हैं, किंतु महावीर स्वामी ना होकर वो 24वें थे। महावीर स्वामी ना होकर पहले जैन तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव जो थे ये पहले जैन तीर्थंकर थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते थे। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे तो वो 24वें तीर्थंकर थे। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किसने? महावीर स्वामी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ और पहले थे कौन? पहले थे ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे तो वो थे कौन? महावीर स्वामी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न या जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? जो जैन धर्म में त्रिरत्न है इन्हें क्या कहा जाता है? जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो त्रिरत्न है क्या? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये 3 रत्न है इन जैन धर्म के। जैन धर्म के 3 रत्न है सही विश्वास या सम्यक दर्शन या सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण या सम्यक आचरण। ये जैन धर्म में जो है क्या है? या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उस कार्य रूप में परिणत करने को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जो है तो ये जीव का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य, इसका अर्थ है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में से वैकल्प जो कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। बात करेंगे किसकी? मौर्य वंश में सम्राट अशोक की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेगास्थनीज रचना है एक, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? ये मेगास्थनीज जो थे इनकी रचना है कौन? इंडिका। इनकी रचना है मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये मूल रूप से किस देश के थे? ये मूल रूप से थे कहाँ के? ग्रीस की। राइट आंसर ऑप्शन बी। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका।
मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इसके लेखक थे कौन? ये मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पर। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध और 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसमें हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। नाटक में जो चंद्रगुप्त हैं, इनको वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कौन सा शिलालेख जो है, तो ये कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। देखते हैं इसकी कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप जो है व्यक्त किया था। देखते हैं नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? वो थी तोसली। राइट आंसर ऑप्शन डी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन था जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो था कौन? कामरूप। ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के प्रयाग प्रशस्ति या हरिशेन द्वारा रचित में मिलता है। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, तो ये हरिशेन की रचना है में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों ड्वाक और समतट के साथ वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया है? तो इनका शिलालेख है कौन? सहबाजगढ़ी शिलालेख। अशोक का सहबाजगढ़ी शिलालेख है, तो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेन। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं या शासनादेश हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख में अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामेइका से उत्पन्न हुई थी। ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। कौन? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। मानसेहरा अभिलेख जो है अशोक के, तो ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, वो है 13वां शिलालेख। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसी अशोक की कलिंग विजय या राज्याभिषेक की 8 वर्ष बाद का वर्णन है। इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? वो है कौन? स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन ए। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है। जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह जो है स्तंभ शीर्ष है, ये है सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष। देखते हैं नेक्स्ट है, अशोक के सिंह चतुर्भुज मुख्य स्तंभ शीर्ष कहाँ? यह एक स्तंभ पर था, तो ये कहाँ था? ये सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सम्राट अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है।
जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ में स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ की अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी किस पर? ये निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि का जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख स्रोत था या उत्पादन का 1/6 होता था। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय दिया गया था नाम किसी अशोक को, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय। देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। किसी अशोक को बात करेंगे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की। पहला क्वेश्चन है खगोलविद व 12 मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा था? ये दरबार के हिस्से थे किसके? खगोलविद 12 मिहिर और कवि कालिदास ये हिस्सा थे किसके? विक्रमादित्य या जिन्हें कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय भी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। खगोलविद थे वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटपर, छपड़क, शंकु, वररुच तथा बेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। ये इनके 9 रत्न थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है किसकी? कवि कालिदास की। देखते हैं यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषा का सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहार। ये सभी जो है रचनाएं महत्वपूर्ण है और ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये कवि कालिदास की हैं। कवि कालिदास को महाकवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी कौन? प्रभावती गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका थी प्रभावती गुप्त। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था इन्होंने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसे नहीं कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार जो इन्हें समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता है, बाकी चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे ये थे चंद्रगुप्त। धन्वंतरी जो थे तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध 9 रत्नों में शामिल थे। एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की 9 रत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। प्रसिद्धि जो है इनकी सर्वकालिक रही थी 9 रत्नों की। इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन। इसके पहले ये शासक कहाँ के थे? थानेश्वर के। राइट आंसर ऑप्शन डी। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यमित्य वंश की जो है पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईसा में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज नहीं थे? 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन जो है 5 इंडीज नहीं थे? तो वो नहीं थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, ये इसमें नहीं शामिल थे। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने जो है नियंत्रण में लिया, इसमें सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनमें से जो है सम्मिलित है नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन से जो है सम्मिलित हैं। तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये इसमें सम्मिलित हैं। हर्षवर्धन को जो है बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट कहलाते हैं कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है हर्षचरित भी है, जिसे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब बात करती है राजपूत काल की। राजपूत काल से जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य जो है ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तमिल साहित्य। देखते हैं नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था किसने? चोल झील जो कि कितनी थी? 16 मील लंबी थी। इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो ये जो जैन सभाओं को भूमि दान में दी जाती थी ये कहलाती थी क्या? पल्ली छद्दम। पल्ली छद्दम कहलाती थी भूमि जो चोल अभिलेखों के अनुसार। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम या पल्ली चंदे कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी क्या? वेल्लान वगाई या वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान दी गई भूमि को कहा जाता था शाला भोगा। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदीय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश के पहले शासक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक या पहले शासक थे गोपाल। गोपाल के लगभग 750 से 776 ईसा तक शासन किया था। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य संबंधित है कहाँ से? भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्सा जो है बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था किसका? वो था तोमर वंश का। दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन? अनंगपाल। अब बात कर लेते हैं जो कि प्राचीन भारत में विविध टॉपिक को हाथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSSC आयोग द्वारा। चरक संहिता संबंधित है। ये जो है चरक संहिता का संबंध है किससे? चिकित्सा से। ये यूपी SSSC का PET का एग्जाम हुआ था 24/8/2021 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है या प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में, जिसके रचयिता कौन है? चरक। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित
में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला शहर की स्थिति है किनके बीच? सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला शहर। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य स्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है कहाँ पर? ये भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी। भीमबेटका मध्य प्रदेश, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें इसके अनुसार बताना है यहाँ पर किस राजवंश की बात हो रही है। कह रहा है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थी और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 10 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा या डेमोट्रियस को भी हराया। ठीक है, नेक्स्ट का स्टेटमेंट कह रहा है राजवंश का नवा राजा भागभद्र था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसके दौरान लिखे गए थे। देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पर किसकी? शुंग वंश की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंग वंश। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? यहाँ पर जो ये पहला वाला है यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। औरंगजेब की मृत्यु जो है तो ये 1709 में नहीं हुई थी, बाकी यहाँ पर ये सभी सही हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में, शक संवत की शुरुआत 78 में और कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा गुफाओं की स्थिति है कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र औरंगा में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? ये सभी भारत जो आने वाले यात्री हैं तो किस क्रम में आए हैं, इनका यहाँ पर सही अरेंजमेंट बताना है। सबसे पहले कौन भारत आया था? सबसे पहले भारत आया था पहियान, उसके बाद आया हेनशंग और सबसे बाद में आया था टामसरू जहांगीर के दरबार में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। टामसरू जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान 402 से 412 ईसा पूर्व में भारत आया था। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन 606 से 647 के समय में भारत आया था। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध की चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने को मिलती है। उसी समय क्या है, भारत में सुलभ थे। देखते हैं नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। खजुराहो की बात हो रही है तो भी मनाया गया था खजुराहो महोत्सव, तो ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहे तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो है PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।